नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 70,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंपा है। आपको बता दें कि इस दौरान मोदी ने युवाओं को संबोधित भी किया और कहा कि ये रोजगार मेले एनडीए और बीजेपी सरकार की नई पहचान बन गए हैं। मुझे खुशी है कि बीजेपी के शासन वाली सरकारें भी लगातार इस तरह के रोजगार मेले का आयोजन कर रही है। जो लोग इस समय सरकारी नौकरी में आ रहे हैं उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। आपके सामने अगले 25 साल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। आज विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत आ रही है। आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर है। जब इतनी बड़ी मात्रा में विदेशी निवेश आता है तो उससे प्रोडक्शन बढ़ता है, उद्योग का विस्तार होता है, नए नए उद्योग लगते हैं, उत्पादन बढ़ता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है और स्वाभाविक है बिना नए नौजवानों के काम हो ही नहीं सकता और इसलिए एम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ता है, रोजगार बहुत तेजी से बढ़ता है। हमारी सरकार के निर्णयों ने प्राइवेट सेक्टर में कैसे लाखों नए अवसर पैदा किए हैं। अभी हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी विस्तार से वो एक एक वाक्य में ब्यौरा दे रहे थे, लेकिन मैं जरा एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर, देश की जीडीपी में इस सेक्टर का योगदान 6.5% से ज्यादा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ने बड़ी छलांग लगाई है। आज भारत से पैसेंजर व्हीकल दुनिया के कई देशों में एक्सपोर्ट उनका बढ़ रहा है। कॉमर्शियल व्हीकल का एक्सपोर्ट, इतना ही नहीं, हमारे 3 व्हीलर 2 व्हीलर्स उसके एक्सपोर्ट में। वहीं लखनऊ से खबर है जहां केंद्र सरकार में यूपी से बढ़ सकती है दलित भागीदारी। आपको बता दें, मिशन 2024 को लेकर सियासी बिसात बिछाने में बीजेपी अब जुट गई है। केंद्र सरकार में यूपी से बढ़ाई जाएगी दलित मंत्रियों की संख्या, ये जानकारी मिल रही है। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी का दलित वोट बैंक पर फोकस है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में इसी महीने बदलाव होने की भी संभावना है। साथ ही साथ टीम में शामिल होने के प्रयास में कई सांसद भी जुट गए हैं। यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान की हिस्सेदारी इस दौरान बढ़ेगी। वहीं आपको बता दें कि 2024 के लिए सामाजिक समीकरण दुरुस्त करने पर जोर दिया जाएगा। मंत्रिमंडल में सांसद अरुण कुमार को जगह मिल सकती है और इसी दौड़ में सांसद हरीश द्विवेदी का भी नाम शामिल है। आपको बता दें कि सांसद महेश शर्मा को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। टीम नड्डा में शामिल होना चाहते हैं बीजेपी के कई चेहरे। हालांकि किसको शामिल किया जाता है ये देखना होगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन आपको बता दें कि पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह, श्रीकांत शर्मा, सुरेश राणा का भी इसमें नाम शामिल है। एमएलसी अश्विनी त्यागी का भी इस लिस्ट में नाम बताया जा रहा है। वही बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां आपदा प्रबंधन मंत्रियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह की बैठक आज है। एनडीएमए और एनडीआरएफ के वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल होंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि बैठक में शामिल होंगे सभी राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला भी शामिल होंगे। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। पीयूष, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, कब ये बैठक शुरू होगी और इस बैठक में कौन से ऐसे विषय जिसको रखा जाएगा, जिस पर चर्चा होगी?
देखिए, निश्चित रूप से आपदा प्रबंधन के लिए लगातार केंद्र सरकार कहीं न कहीं लगातार बैठकें कर रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की थी और आज गृह मंत्री अमित शाह करीब 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है। तब सबसे पहले जो बैठक होगी वो उस बैठक में जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं उनके साथ एक बैठक होगी और निश्चित रूप से जिस तरीके से बिपरजॉय जो चक्रवात है उसको लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहाँ की रिपोर्ट एक तरीके से मांग सकते हैं कि अभी क्या कुछ स्थितियाँ बनी हुई है। इसके अलावा तमाम जो राज्यों के मंत्री हैं इस विभाग से जुड़े हुए हैं उनके साथ एक बैठक की जाएगी और जो लोग यहाँ पे दिल्ली में नहीं मौजूद रहेंगे, जो मंत्री दिल्ली में नहीं पहुँच पाए हैं, वो कहीं ना कहीं वर्चुअली तौर पे जुड़ेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह सचिव की बात करें वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इस बैठक में तैयारियों पर बात की जाएगी, खासतौर पर जो चक्रवात आने वाला है, जिस तरीके से चक्रवात को लेकर मौसम विभाग ने तमाम तरीके के अलर्ट किए हैं और वहाँ पे तैयारी भी चल रही है। गुजरात के साथ साथ और भी जो सटे हुए राज्य हैं उस पर भी कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिलेगा। एनडीआरएफ की करीब 5 टीमें गुजरात के कच्छ की बात करें या गुजरात के द्वारका की बात करें यहाँ पे लगाई गई हैं। इसके अलावा ये भी तैयारी चल रही है कि अगर जरूरत पड़े तो सेना को भी वहाँ पे भेजा जाएगा। तो निश्चित रूप से तमाम तैयारियां किस तरीके से की जा रही है, पहले से एहतियातन क्या केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से किया जा सकता है और अधिकारियों की अगर हम बात करें, केंद्रीय जो गृह सचिव हैं वो कहीं ना कहीं इस बैठक में चूंकि मौजूद रहेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं जो वहाँ पे व्यवस्था देखने वाले तमाम अधिकारी हैं, गुजरात की बात करें या तमाम जगहों पे जहाँ पे इस चक्रवात का असर होने वाला है वहाँ पे अधिकारियों से जायजा लेंगे और खासतौर पे तैयारियां किस तरीके से की गई है। तो निश्चित रूप से एक बड़ी महत्वपूर्ण जो बैठक है वो केंद्रीय गृह अमित शाह करने वाले हैं। चूंकि आपने देखा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं उनसे फोन के माध्यम से बातचीत की और वहाँ पे अभी की स्थिति का जायजा लिया कि अभी वहाँ की राज्य सरकारें किस तरीके से राज्य सरकार जो है वो काम कर रही है इससे निपटने के लिए। तो निश्चित रूप से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज करीब 3 बजे के आसपास उनकी जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी और ये भी बताया जा रहा है कि जो तमाम अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, चाहे एनडीआरएफ के वरिष्ठ अधिकारियों की बात करें या और भी जो इस विभाग से जुड़े हुए वरिष्ठ अधिकारी हैं जिन्हें जिम्मेवारी भी दी जा सकती है कि वो वहाँ पे जाएं और कहीं ना कहीं स्थिति को पूरी तरीके से संभालने का प्रयास करें। इससे पहले एहतियातन जो व्यवस्थाएं हैं वो खासतौर पे वहाँ पे करने की तैयारी की जाए। तो निश्चित रूप से तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसको किस तरीके से सुचारू रूप से किया जाना है इसको लेकर एक बड़ी बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहीं ना कहीं आज करते हुए नजर आएंगे और ये भी कहा जा रहा है कुछ दिशा निर्देश भी केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से, गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए जा सकते हैं। तो निश्चित रूप से आज सबकी नजर इसी पे टिकी हुई है कि गृह मंत्री अमित शाह की ओर से, गृह मंत्रालय की ओर से क्या कुछ दिशा निर्देश खासतौर पे जारी किए जाते हैं उन राज्यों के लिए जहां पे इस चक्रवात से कहीं ना कहीं नुकसान होने की आशंका है और इससे बचने के लिए जो तैयारियां हैं वो पहले से राज्य सरकारों को करनी है और इसी कड़ी में एक बड़ी बैठक आज बुलाई गई है। ठीक है पीयूष, देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, किस तरीके की प्लानिंग्स यहाँ पर की जाती है ताकि कम से कम जनहानि ना हो और इसको लेकर किस तरीके से तैयारियां हो, इसको लेकर दिशा निर्देश भी अमित शाह के द्वारा दिए जा सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि आगे भी आपसे अपडेट हम देते रहेंगे। इसी के साथ दिल्ली से एक खबर है जहां ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण का मामला, गाजियाबाद धर्मांतरण के बाद केंद्र सरकार अब सख्त हो गया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 3 ऑनलाइन गेम को बैन करने का ऐलान कर दिया है। ऐसे तमाम ऑनलाइन गेम को बैन किया जाएगा, ये जानकारी मिल रही है। पहली बार ऑनलाइन गेम को लेकर रूपरेखा भी तैयार की गई है। राजीव चंद्रशेखर आईटी राज्य मंत्री ने इसका ऐलान किया है। बड़ी जानकारी, पीयूष लगातार हमारे साथ बने। पीयूष, यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरीके से ऑनलाइन गेम के जरिए धर्मांतरण हो रहा है। अब इसको देखते हुए जो केंद्र सरकार है पूरी तरीके से अलर्ट है। 3 ऑनलाइन गेम जिसको बैन कर दिया गया है, वो कौन सी 3 ऑनलाइन गेम्स हैं? इसके बाद आगे और क्या कुछ जानकारी, किस तरीके से कार्रवाई आगे की तरफ बढ़ेगी? देखिए, निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं आईटी विभाग से, आईटी से संबंधित जो राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। हालांकि 3 गेम को बैन नहीं किया गया है, 3 तरीके के गेम को बैन करने की जो कवायद है वो कहीं ना कहीं आईटी मिनिस्ट्री की ओर से की जा रही है। यानी कि 3 तरह के गेम, चाहे उसमें सट्टेबाजी का गेम है या यूँ कहें कि जो मोबाइल गेम ऐसे होते हैं जो गेमिंग के दौरान जिनसे बातचीत हो जाती है, वीडियो कॉलिंग हो जाती है, उस तरीके के 3 टाइप्स जो है वो सरकार ने चिन्हित किए हैं और इन
3 टाइप्स के गेम को अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि आने वाले दिनों में भी अगर कोई नया गेम बनाता है, कोई कंपनी इस तरीके की गेम बनाती है, तो सरकार पूरी तरीके से उसे वॉच करेगी कि क्या ये देश के हित में है या जो गाइडलाइन बनाई जा रही है उस गाइडलाइन अंडर में ये गेम आते हैं या नहीं आते हैं। क्योंकि न्यूज़ वन इंडिया ने आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों से किस तरीके से गाजियाबाद में जो गेमिंग के जरिए धर्मांतरण कराया गया उसको लेकर प्रमुखता से खबर चलाई है और उसका असर भी कहीं ना कहीं देखने को मिला है और तमाम जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो इस पूरे मामले में सक्रिय हो गई हैं। खुद जो आईटी मिनिस्टर है वो इस पूरे मामले में सक्रिय हुए हैं और पूरी तरीके से केंद्र सरकार सतर्कता बरत रही है कि किसी भी तरीके से ऐसे गेमिंग प्लेटफॉर्म को इजाजत ना दी जाए भारत में, जिससे कि कहीं ना कहीं भारत का नुकसान हो। ना सिर्फ धर्मांतरण बल्कि इन गेमिंग ऐप्स के जरिए, इन गेम्स के जरिए, ऑनलाइन गेम्स के जरिए खासतौर पर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आतंकवाद को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। इस बात पर भी सरकार गौर कर रही है क्योंकि ऑनलाइन गेम को मॉनिटर करना काफी मुश्किल होता है और इसको मॉनिटर करने के लिए सरकार जो है वो गाइडलाइन जारी कर सकती है। तो 3 तरह के अलग अलग कैटेगरी जो है वो सरकार ने तय किए हैं और इसको लेकर गाइडलाइंस बनाई जाएगी और निश्चित रूप से इस तरीके के जो गेम है, जो मोबाइल गेम है, जो डिजिटल गेम है, उसको बैन करने की तैयारी सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से चल रही है। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से आपने देखा कि गाजियाबाद में किस तरीके से ऑनलाइन गेम के जरिए कहीं ना कहीं धर्मांतरण कराने की कोशिश की गई और धर्मांतरण कराया गया, उसके बाद लेकिन पीयूष, इस दौरान जब 3 कैटेगरीज में गेम्स को बांटा जाएगा तो चुनौती तो सरकार के लिए होगी ही, क्योंकि एक तो चयनित करना और जल्दी से जल्दी इस पर एक्शन लेना, इसके साथ ही पूरी तरीके से वो बैन हो, क्योंकि ऐसे कई खुफिया एप्स भी होते हैं जो सरकार को नहीं पता होते हैं और ऐसे में उसकी जांच करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती सरकार के लिए होगी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों में जब सरकार ने इस तरीके के ना सिर्फ गेम बल्कि कुछ अन्य ऐप्स को भी बैन किया था, तो कई जो लोग थे जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से वीपीएन का प्रयोग किया, अलग अलग हैकिंग साइट्स का प्रयोग किया और उस गेम का प्रयोग वो खेलते रहे लड़के और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उस गेम को प्रतिबंधित किया गया था। तो जो हैकर्स हैं या जो इंटरनेट के माध्यम से इस तरीके से गेम चलाने की जो नई नई तकनीकें हैं वो ईजाद करते हैं और कहीं ना कहीं गैर कानूनी तरीके से गेम चलाते हैं, इस पर भी कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से नजर रख रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जहां से भी ये डाउनलोडिंग होगी कहीं ना कहीं सरकार की नजर है कि जो गेम प्रतिबंधित है, क्योंकि कई ऐसे गेम्स हैं जिनके नाम बदलकर उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डाला गया है और वो गेम ना प्ले स्टोर पे है, ना आईफोन के स्टोर पे है। वो जो गेम है वो किसी वेबसाइट के जरिए मिलता है, टेलीग्राम चैनल के जरिए जो है वो प्रोवाइड कराया जाता है। तो निश्चित रूप से सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती जरूर है, लेकिन सरकार अब पूरी तरीके से इन चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो न्यूज़ वन इंडिया की खबर का भी कहीं ना कहीं असर हुआ है। आपने देखा किस तरीके से न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से चलाई कि किस तरीके से गेम के जरिए धर्मांतरण कराया जा रहा है और पूरी तरीके से इस मामले में केंद्रीय एजेंसियां सक्रिय हुई। अब आईटी मिनिस्टर जो एमओएस हैं, जो राज्य मंत्री हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में सक्रिय नजर आ रहे हैं और पूरी तरीके से एक टीम भी बताया जा रहा है कि बनाई गई है। वो टीम कहीं ना कहीं दिशा निर्देश बनाएगी और जारी कर सकती है गेमिंग कंपनियों के लिए कि कोई भी गेमिंग कंपनी इस तरीके के गेम्स ना बनाए जिसमें खासतौर पे ऐसी चीजें हो कि आपने देखा कि जब भी बातचीत होती है किसी चैट्स के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, तो सारा डाटा कहीं ना कहीं सरकार के पास होता है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है। उसके बावजूद कहीं ना कहीं सरकार इसको मॉनिटर करती है और इसके लिए कई दिशा निर्देश भी कहीं ना कहीं कंपनियों को दिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गेम्स के जरिए जो फोन कॉल पे बात हो जाती है, गेम्स के जरिए जो ऑनलाइन बात हो जाती है, जो वीडियो चैट्स हो जाते हैं, क्योंकि एक गेम नहीं है, कई ऐसे गेम हैं जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे नहीं है, जो अन्य किसी सोर्सेज से आते हैं। टेलीग्राम में ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं, यहां तक कि यह भी बताया जा रहा है कि कुछ पाकिस्तानी ग्रुप भी बने हुए हैं, वहां से भी ऐसे लिंक्स आते हैं और ऐसे गेम को लोग डाउनलोड कर लेते हैं और धीरे धीरे इस गेम के वो आदी हो जाते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश करने की जो कवायद है, वो जो तमाम अपराधी है, जो आरोपी है, जो इस तरीके के गैर कानूनी कार्यों में सम्मिलित रहते हैं, वो उनका कार्य शुरू हो जाता है। तो इसको लेकर आईटी मिनिस्ट्री की बात करें, वो लगातार सक्रिय है और इस तरीके के गेमिंग पर नजर बनाने के लिए कहीं ना कहीं एक टीम भी बनाई गई है कि जो भी इस तरीके के गेम्स आ रहे हैं और अगर दिशा निर्देश के अनुकूल नहीं है तो उस पर सीधे तौर पे बैन लगाया जाए। बाकायदा कैटेगराइज किया गया है
और इन्हीं इस कैटेगरी में अगर हम बात करें तो ऐसे भी गेम हैं जो कहीं ना कहीं जो सट्टेबाजी को बढ़ावा देते हैं। और सट्टेबाजी तभी होती है जब आपने देखा कि पैसे लगाए जाते हैं, कई जो घर हैं वो कहीं ना कहीं इस दौरान बिकने की नौबत आ गई। हाल ही में आपने एक वाकया देखा कि किस तरीके से करीब 36 लाख रुपए एक नाबालिग लड़के, 16 साल के नाबालिग लड़के ने गंवा दिए, और वो विधवा मां थी और पिता के मृत्यु के बाद वो 36 लाख रुपए मिले थे। तो आप देखिए किस तरीके से नुकसान है इन डिजिटल गेम्स के जरिए। अगर सट्टेबाजी जैसे गेम है जिसमें पैसे का खास तौर पे प्रयोग होता है तो नुकसान भी है, और इस बात को केंद्र सरकार बखूबी जानती है। और कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से ना सिर्फ पैसों का नुकसान बल्कि अब धार्मिक तौर पे भी कहीं ना कहीं एक धर्म को टारगेट करने की जो कवायद है वो कुछ आरोपी जो है वो कहीं ना कहीं शुरू कर चुके हैं। और इसको लेकर आईटी मिनिस्ट्री लगातार सक्रिय है और पूरी तरीके से जांच भी कर रही है कि ऐसे कौन कौन से गेम पहले से भी सक्रिय हैं जिनको मॉनिटर करने की जरूरत है, जो मॉनिटरिंग से दूर है, जिन्हें आईटी मिनिस्ट्री अब तक मॉनिटर नहीं कर रही थी। तो तमाम तरीके के गेम्स है उनको मॉनिटर भी किया जाएगा और आने वाले दिनों में इस तरीके के गेम्स जो खासतौर पे इलीगल है या दिशा निर्देश के अनुरूप नहीं है, अनुकूल नहीं है, उन्हें बैन भी किया जा सकता है। ठीक है, और इसको लेकर अब कवायद भी शुरू हो गई है। हालांकि यहाँ पर देखना होगा कि आगे किस तरीके से केंद्र सरकार जो कि चुनौती बना के चल रही, जो कि चुनौतियां भी उनके लिए और जो रणनीति बना के चल रही है वो कितना सफल रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी अब तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और दिल्ली से खबर आपको बताते हैं, जब मणिपुर में शांति बहाली की कोशिश जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल सकते हैं कुकी विधायक, वहीं गृहमंत्री अमित शाह से भी मुलाकात इस दौरान संभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। दिल्ली में कुकी विधायक करेंगे मुलाकात, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो जिस तरीके से हिंसा भड़की, अब इसको लेकर ये मुलाकात कई मायनों में अहम। इससे पहले हमने देखा था किस तरीके से मणिपुर गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे थे, वहां उन्होंने जायजा लिया था। अब मणिपुर में शांति बहाली की कोशिश जारी है और इसी को लेकर कुकी विधायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल सकते हैं। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सचिवालय परिसर में जनता दरबार लगाया, जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे 107 लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान के लिए समुचित कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। आपको बता दें कि आज जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यालय में सामान्य प्रशासन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग, कई अहम मुद्दे पर इस दौरान सुनवाई हुई। और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, 107 लोग अपनी समस्याओं को लेकर नीतीश कुमार के समक्ष पहुंचे, अपनी समस्याएं बताई, जिसके बाद सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए ताकि इस समस्या का जल्द से जल्द निस्तारण हो सके। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने जनता दरबार लगाया, 107 लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचे, कई समस्याएं थी जिसके दिशा निर्देश इसके निस्तारण के लिए अधिकारियों को दे दिए गए। और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक एक कर। आपको बता दें कि ये जो फरियादी हैं वो अपनी फरियाद लेकर पहुंचे थे, समस्याएं बताई, क्या तकलीफ हो रही है, किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद यहां नीतीश कुमार ने इन समस्याओं को सुना और उसके निस्तारण के निर्देश दे दिए। वहीं आरा में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन पप्पू यादव ने ये कहा कि बीते दिनों बिहिया में अपराधियों ने एक व्यवसायी मिर्ची यादव की हत्या कर दी थी और आज हमने उसके परिजनों से मुलाकात की है और अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। वहीं इस मामले पर एसपी से बात करते हुए कार्रवाई सुनिश्चित करने का आग्रह भी किया है। साथ ही थाना प्रभारी की भूमिका की जांच और स्पीडी ट्रायल से सजा दिलाने की यहां पर मांग की गई। मुझे लगता है कि मारने वाला जो है शूटर वो किसी के कहने पर मारा, ना निजी दुश्मनी थी, परिस्थितियां क्या थी जो मारा गया। अभी तक इसकी पुष्टि तो हुई नहीं। घटना तो मैं आज गाजीपुर गया था, वहाँ भी थे। मैं कह रहा हूँ कि परिस्थितियाँ जब कोई नहीं दिखती है तब लगता है कि इसके पीछे कोई बड़ा ये लोग नहीं चाहते हैं, ये सारे लोग उनकी नीयत आप देख लीजिए, इन लोगों को
वहीं किशनगंज जिला मुख्यालय स्थित प्रदेश कार्यालय में एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा है कि 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है और उस बैठक की अब तक हमारे नेता असदुद्दीन ओवैसी को न्योता ही नहीं दिया गया है कि लोकसभा हाउस में नरेंद्र मोदी से अगर कोई आंख में आंख डालकर बात करता है तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी ही है। ये लोग नहीं चाहते हैं, ये सारे लोग उनकी नीयत आप देख लीजिए। इन लोगों को मुस्लिम वोट चाहिए, मुस्लिम प्रतिनिधित्व तो नहीं चाहिए। इनके आगे की सफों में बैठने के लिए कोई मुस्लिम चेहरा नहीं चाहिए। यही वजह से है कि एमआईएम को इन लोगों ने नेगलेक्ट कर रखा है। बीजेपी का अगर कोई मुखालिफ है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। और आज वहीं औरंगाबाद में अधिकारियों की लापरवाही उजागर हुई है। जिला शिक्षा कार्यालय और अनुग्रह मध्य विद्यालय नगर पालिका का नाली डैम्प बना हुआ है और इस समस्या के कारण हजारों बच्चों को और शिक्षा कर्मचारियों का जो जीवन है वो खतरे में है। कभी भी बच्चे डेंगू या मलेरिया जैसी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। औरंगाबाद शहर से निकलने वाले गंदे पानी को अनुग्रह मध्य विद्यालय और जिला शिक्षा कार्यालय की ओर मोड़ दिया गया है, जिसके कारण गंदे पानी जिला शिक्षा कार्यालय और अनुग्रह विद्यालय के प्रांगण में जमाव आपको बता दें कि लिए हुए हैं और ऐसी हालत तकरीबन कई महीनों से बनी हुई है। दिन है भैया, है ना, उसी से जाम है और जर्जर स्थिति देख ही रहे हैं। क्या हो रहा है? नगर पालिका कुछ काम चल रहा है? काम चल रहा है वहाँ पर, तो इसी में पूरा पानी डीओ ऑफिस ही रास्ता निकाल दिया। बाहर जाता है पानी तो यही जमा हुआ है। यही जमा हुआ है, निकलता कहाँ है पानी? कितना दिन से इसे है? ये करीब करीब 15-20 दिन से है। नाली का पानी है, वहाँ नाली बन रहा है। अच्छा। तो नाली का ही पानी इधर आ गया है कार्यालय में। कितना दिन से पानी यहाँ लगा हुआ है? 2 सप्ताह हो ही चुका है। और इसी में आप लोग आते हम जाते लोग हैं? ऐसे ही आते जाते रहते हैं, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है। देखिए, नाली का पानी नाला तक पहुंच जाए तो उसी का प्रयास हो रहा है। नाला निर्माण हो रहा है, वहाँ निर्माणाधीन है, तो जहाँ नाला बनता है थोड़ा बहुत पानी तो अवरुद्ध होगा। जब नाला बन जाएगा, अब जल्द ही उम्मीद है कि 10 दिन के अंदर बरसात शुरू होने से पहले वो नाला बन के तो इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।